एक बार की बात है, सूरतपुर गांव में रमेश नाम का कबाड़ी रहता था। अपनी साइकिल से एक घर से दूसरे घर से कबाड़ा उठाना ले जाना चलता रहता था। वो अपनी रोज की गधा मजदूरी से परेशान हो चुका था। केवल 5,000 की नौकरी से मुश्किल से ही उसके परिवार का खर्च चल पाता था। रमेश के परिवार से मिलिए। ये है रमेश की माताजी सुशीला देवी और ये है रमेश के पिताजी किशोरी लाला जी। टमाटर ले लो, टमाटर, लाल लाल टमाटर। टमाटर ले लो, देसी टमाटर ले लो, बढ़िया टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, टमाटर। अरे ओ रमेश, आज किधर चल दिया कबाड़ उठाने? अरे काका क्या ही बताएं, जहाँ से कबाड़ मिल जाएगा वहीं से उठा लेंगे। अपना क्या है भला, जो नसीब में लिखा होगा वो मिल जाएगा। वैसे एक सवाल पूछूं, तुम कितना पढ़े लिखे हो? अरे काका, वैसे पढ़ा लिखा तो मैं 12वीं तक हूँ, लेकिन दत्त मेरी किस्मत ये 5,000 की नौकरी में ही उलझ गई है। वैसे भी आजकल काका कहाँ नौकरियाँ मिल रही है, ये तो आपको पता ही है। हाँ बेटा, सही कहा। चल मैं चलता हूँ, फिर मुझे सब्जी भी तो बेचनी है। ठीक है काका, मैं भी चलता हूँ। इस तरह रमेश साइकिल पर सवार कबाड़ा लेने निकल जाता है। रद्दी पेपर वाले, घर का पुराना कबाड़ निकालो, पुराना कबाड़ बदल डालो और नया सामान ले जाओ। कबाड़ वाले। अरे ओ कबाड़ी वाले, इधर तो आ जरा। आया आया। रद्दी क्या रेट लेगा भाई? 12 रुपया। ले, ये रद्दी तोल तो जरा। 10 किलो तो ये कम से कम होगी ही। हाँ हाँ, तोलता हूँ। देखिए, ये 9 किलो हुई है और ये लो इसका दाम 108 रुपया। फिर दोबारा कबाड़ी की आवाज लगाते हुए रमेश गांव की गलियों में मंडराने लगता है। अब की बार उसे गांव के सबसे अमीर सेठ धन्ना लाल का पुराना कबाड़ा देने के लिए आवाज लगाते हैं। अरे वाह, आज ऊंट किस करवट पर बैठा है। आज तो मेरी चांदी ही चांदी हो जाएगी। सेठ अपने घर का कबाड़ निकाल रहा है, आज तो मानो सही कमाई हो जाएगी। अरे ओ कबाड़ी वाले, ये लो गोडाउन की चाबी, वहाँ से सारा कबाड़ चुग ले और बता दियो फिर तेरा क्या हिसाब बना। वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। सेठ ने चाबी दे दी। अब तो मैं अच्छे से टटोल टटोल कर कबाड़ा निकालूंगा। कबाड़ी वाला सारा कबाड़ा अच्छे से छान डालता है। अरे ये क्या, ये क्या है? चमकता हुआ लोटा, इतना चमकदार लोटा, ऐसा लोटा तो मैंने कभी नहीं देखा। जरूर इस लोटे में कुछ तो स्पेशल बात है। सोनार इसके अच्छे पैसे दे देगा। ऐसा सोचकर रमेश सेठ को कबाड़े के पैसे देता हुआ चलता बनता है। अरे रमेश, कैसा चल रहा है तेरा काम? अभी तक घर नहीं पहुंचा क्या रे? हाँ हाँ काका, घर ही जा रहा हूँ। अभी रमेश ने अपनी साइकिल आगे बढ़ाई ही थी कि बिरजू, केशव, केष्टू उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। सारे पूछने लगते हैं, रमेश चाचा, आज हमारे लिए कबाड़े में से क्या लाए हो? कोई बढ़िया सी किताब लेकर आए हो क्या? अरे चाचा, कोई खिलौना मोटर भी लाए हो क्या? जल्दी से दिखाओ, हमें खेलना है।
रमेश जल्दी के मारे उन बच्चों को डांटता हुआ सोनार के पास पहुंच जाता है। अरे रमेश, आज यहाँ कैसे? कोई मोटी मछली हाथ लगी है क्या? अरे काका, आप ऐसा क्यों बोलते हो? मेहनती हूँ, अपनी मेहनत से करता हूँ जो भी करता हूँ। हाँ, वो तो मुझे पता है। चलो जल्दी से दिखाओ भी, अब क्या लाए हो? रमेश चमकीला लोटा निकालता है। उस लोटे को थोड़ा सा रगड़ता है तो उसमें से जिन प्रकट होता है और कुछ सोने की अशर्फियां भी निकलती हैं। और इतना सारा सोना देखकर राज सिंह सोनार की आंखें चौंधी आ जाती हैं और वो बेहोश हो जाता है। इस दौरान रमेश सारा सामान लपेट के जिन के साथ अपने घर आ जाता है। अब तुम तो इन सोने की अशर्फियों से करोड़पति बन चुके हो। अब तो तुम्हारे जीवन में ढेर सारा माल आ चुका है। अब तुम क्या ही कबाड़ी वाला काम करोगे। अब शान से जियो और खूब मौज करो। इतना कहकर जिन गायब हो जाता है। दरअसल ऐसा कहकर जिन रमेश की परीक्षा ले रहा था। जिन देखना चाह रहा था कि अगर ये अमीर बन भी गया तो क्या ये अपना काम चालू रखेगा या फिर सारा दिन आराम ही करेगा। लेकिन रमेश मेहनती इंसान था। इतना ढेर सारा पैसा होने के बावजूद भी उसने अपनी रोजी रोटी नहीं छोड़ी। वो पहले की तरह ही काम पर चला गया, साइकिल उठाकर। हे राम, रमेश भी यार कैसा है? इतना धन पास में होने के बाद भी कबाड़ी बनकर घूम रहा है। अरे भगवान, फूटी मेरी किस्मत। ये लौटा भी इसी कबाड़ी के हाथ लगना था यार। पूरे 500 साल बाद तो आजादी मिली है, लेकिन लगता है कि ये रमेश कबाड़ी मेरी आजादी फिर से छीन लेगा। लेकिन मैं भी देखता हूँ कि ये ऐसा कैसे करता है। जिन रमेश के आने से पहले बिस्तर पर अशर्फियों के बदले ढेर सारे नोट बिखेर देता है ताकि रमेश का लालच जागे और वो पैसे खर्च करे। अरे इतना पैसा कहाँ से आया? माना ये पैसा मेरे घर में है, लेकिन ये पैसा मेरा कमाया हुआ तो नहीं लग रहा है। ये मेरा कभी नहीं हो सकता। हाय राम, कितना ईमानदार है यार ये कमबख्त। मेरी तो मती ही मारी गई थी जो मैं इस ईमानदार कबाड़ी वाले के हाथ लगा। हे राम, अब कैसे मैं आजाद हो पाऊंगा? अब क्या था? जिन हताश परेशान हो गया। उसे कोई तरकीब अब समझ नहीं आ रही थी और वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। एक तो उसको 500 साल बाद आजादी मिलने की संभावना दिखी थी, लेकिन धत्तेरी वो भी पूरी नहीं हो सकी। इतना सोचते सोचते वापस जिनके दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया आता है। अब मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि रमेश कबाड़ी को मेरा पैसा हर हालत में इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।
मैं कबाड़ी वाले का सारा सामान गायब कर दूंगा और रमेश को बहुत ही गरीब बना दूंगा और आखिर में ये विवश होकर मेरा पैसा इस्तेमाल कर लेगा। अब बल्ले बल्ले, फिर तो मजा ही आ जाएगा कसम से। ओ शाबा शाबा, फिर तो उसके बाद जश्न ही जश्न होगा रे। धीरे धीरे जिन रमेश के घर से सारा सामान गायब करना शुरू कर देता है। पहले पलंग, फिर सोफा, फिर उसकी सबसे जरूरी चीज साइकिल। हे राम, ये क्या हो रहा है? मेरे घर का सारा सामान आखिर कहाँ जा रहा है? मेरे सामान को ऐसा क्या हो गया रे प्रभु? मैंने तो प्रभु आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर आप मेरे साथ ऐसी लीला क्यों खेल रहे हो? अब मेरी साइकिल भी नहीं है, मैं अपने काम पर कैसे जाऊंगा प्रभु? अगली सवेरे रमेश पैदल ही कबाड़ा लेने घर घर निकल जाता है। ये देखकर जिन सकपका जाता है। जिन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे कुछ नहीं सोचता। अब तो वो बिल्कुल ही बावला सा हो जाता है। अब जिन आखिरी चाल चलता है। जिन रमेश के कपड़े चुरा लेता है और फिर मन ही मन सोचता है, अरे प्रभु, अब एक और कारनामा, मेरे कपड़े ही गायब कर दिया आपने। ये मेरी आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं? वत्स, चिंता मत करो, तुम्हारी ईमानदारी बहुत ही अच्छी है। हम तुम्हारे इस ईमानदारी के गुण से बहुत प्रसन्न हुए। उस पापी जिन ने तुम्हें तरह तरह के लालच दिए, परंतु तुम एक साधारण कबाड़ी का काम करने वाले इंसान के मन में रति भर भी लालच नहीं आया। अब उस पापी जिन के अंत का समय आ गया है। प्रभु प्रभु प्रभु, मेरी गलतियों और बेवकूफियों को माफ करें। प्रभु, मैं तो अपनी मुक्ति के लिए रमेश कबाड़ी वाले को तंग कर रहा था। मेरा मकसद कबाड़ी वाले को हानि पहुंचाना नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दें प्रभु। मैं रमेश कबाड़ी वाले को कभी तंग नहीं करूंगा और इस शहर से भी बहुत दूर चला जाऊंगा। कृपया करके आप मुझे मत मारिए। ठीक है पापी वत्स, हम तुम्हें क्षमा करते हैं और अब तुम किसी को भी तंग नहीं करोगे। अब मैं तुम्हें इस चिन्ह के रूप से मुक्त करता हूँ। अब तुम एक गधे का जीवन जियोगे, फिर 70 साल बाद तुम्हें मानव रूप मिलेगा। ये ही तुम्हारे बुरे कर्मों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। तथास्तु। प्रभु उसे गधा बना देते हैं और रमेश कबाड़ी वाले को प्रभु वरदान स्वरूप एक आशीर्वाद देते हैं कि तुम जल्द ही अपने कर्मों के बलबूते अमीर बनोगे और तुम्हारे जीवन में संपन्नता का वास होगा। रमेश कबाड़ी वाला प्रभु का धन्यवाद करता है और फिर प्रभु गायब हो जाते हैं। वाह, ईमानदारी कितना बढ़िया गुण होता है। ईमानदारी में तो बहुत ताकत होती है। इस ताकत के आगे तो बड़ी बड़ी मंजिलें भी ढेर हो जाती है। अब आया समझ में। वाह रमेश, आज तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे ये सब तू कहाँ से सीख कर आया बेटा? अरे काका, कुछ चीज़ें सीखी नहीं जाती, कुछ चीज़ें तो अनुभव से सीखी जाती है। मैंने भी ये बात अपने अनुभव से सीखी है। अरे कहाँ जा रहे हो रमेश? अपना अनुभव तो बताते जाओ। काका, फिर कभी बताऊंगा, अभी मुझे अपने काम पर जाना है। वाह, क्या इंसान है। कितना कम कमाता है फिर भी कितना खुश रहता है। बंदा हो तो रमेश जैसा, बात भी बड़ी बड़ी करता है और ईमानदार भी कितना है। मैं तो अपनी कमला बेटी का ब्याह अब इससे ही कराऊंगा।
इस तरह रमेश अपने काम पर चला जाता है। और सुंदर काका अपने घर कमला से रमेश के बारे में शादी की बात करने जाते हैं। आओ देखते हैं आगे क्या होता है। अरे ओ मेरी प्यारी रसगुल्ली बेटी, जरा बाहर तो आ देख। मैं तेरे लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लाया हूँ। मैंने तेरे लिए एक रिश्ता तय किया है बेटी। अरे पापा, आप भी ना। अरे बात तो सुन। नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी। मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी। बेटा वो रमेश है ना कबाड़ी वाला, उससे तेरी शादी की सोच रहा हूँ। बहुत भला इंसान है वो, बहुत अच्छा है और ईमानदार भी खूब है। ओह अच्छा, रमेश और मैं साथ में ही स्कूल पढ़ा करते थे। वाह पापा, आपने तो मेरे मन की ही बात पूरी कर दी। हाँ, मुझे रिश्ता मंजूर है। रमेश तो बहुत अच्छा इंसान है। पापा सच में आप तो बहुत अच्छे हो, सच्ची। चलो, आखिर अब तेरी शादी भी हो जाएगी, फिर हम दोनों मियाँ बीवी अकेले रह जाएंगे। नहीं पापा, मैं आपके साथ हरदम रहूंगी। आप मुझे कभी भी याद कर लेना, मैं हरदम आपका साथ दूंगी। आपकी प्यारी रसगुल्ली जो ठहरी। चलो अब भरत मिलाप पूरा हुआ हो तो तुम दोनों का खाना लगा दूं। हाँ हाँ लगा दो मोहतरमा। इस तरह सुंदर काका रमेश और अपनी बेटी कमला दोनों को शादी के पवित्र बंधन में बांध देते हैं। रमेश और कमला की शादी हो रही है। बैंड बाजा बज रहा है। चारों तरफ खुशी का माहौल हुआ है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। वर वधू वर माला करने के बाद फेरे ले रहे हैं। परिवार जन फूल की वर्षा कर रहे हैं। इस तरह रमेश और कमला शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं और दोनों मियाँ बीवी अपना जीवन खुशहाली पूर्वक बिताने लगते हैं। कमला रमेश को अचार बेचने का काम सुझाती है। धीरे धीरे उनके अचार का स्वाद सूरतपुर गांव के लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ जाता है कि कमला और रमेश धीरे धीरे करोड़पति बन जाते हैं और इस तरह प्रभु का आशीर्वाद भी सफल हो जाता है। कहानी से सीख, दोस्तों, ईमानदारी से बड़ा गुण कोई नहीं है। हमें अपना हर काम सदैव ईमानदारी पूर्वक ही करना चाहिए। इंसान की पहचान ही और तरक्की का रास्ता खोलता है। ईमानदारी का गुण, हम काम चाहे कैसा भी करें, काम चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हम वो काम ईमानदारी से करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा। और क्या पता हमारी ईमानदारी की वजह से हम रमेश की तरह करोड़पति बन जाए।